नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट सेकंड। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। उसमें हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व की जो महात्मा गांधी की जो घटनाएं थी, महात्मा गांधी से संबंधित जो आंदोलन थे, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान दिया था, वो सारी चीज़ें हम इसके फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में आज इस सेकंड पार्ट में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के और सांप्रदायिक पंचाट तक की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में जो शेष जो बातें हैं, जो गांधी जी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, गांधी जी के बारे में हमें पढ़नी है, वो इसके तीसरे पार्ट यानी अंतिम पार्ट में हम पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, देखने में हमें बोरिंग भी नहीं लगे और हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से और इंटरेस्टिंग तरीके से कवर भी हो जाए। तो उसी क्रम में आज हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उसके सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ये जो आंदोलन है वो कब हुआ था? 1930 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से भारत के तत्कालीन वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने अपना पत्र, गांधी जी एक पत्र का संपादन करते थे और उस पत्र का नाम था यंग इंडिया। इसी के माध्यम से भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे, जिनका नाम इरविन था, उनके समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। यानी इसमें 11 मांगों को उसमें लिख करके और उनके सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा इरविन। और इरविन के समक्ष गांधी जी ने कितनी सूत्री मांगे रखी? तो 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने इनके सामने रखी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि गांधी जी के इस प्रस्ताव को इरविन ने अस्वीकार कर दिया। तब गांधी जी ने कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे पत्थर मिला। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बहुत सारे जो कथन हैं, वाक्यांश हैं, उनको शामिल किया था, और आज के वीडियो में भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है मैंने इन वाक्यांशों को शामिल किया है, ताकि इनसे भी प्रश्न बने तो आपका प्रश्न सही हो। तो गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे रखी थी इरविन के सामने, उन 11 मांगों को इरविन ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, मानने से मना कर दिया था। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, यानी मैंने अहिंसात्मक रूप से और निवेदन के रूप में इन मांगों को मांगा था, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला। पत्थर का मतलब है कि मुझे ऐसा जवाब मिला जिसकी मुझे आशा नहीं थी। तो ये बात किसने कही थी? आपको याद रखना है, ये बात गांधी जी ने कही थी। किसको कही थी? इरविन के 11 सूत्री मांगे नहीं मानने के दौरान ये बातें कही गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 11 मार्च 1930 को 75,000 भारतीयों ने प्रतिज्ञा की, और ये जो प्रतिज्ञा है वो कहाँ की गई थी? साबरमती आश्रम, जो हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि अहमदाबाद में साबरमती के किनारे, जहाँ पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, जिसका दूसरा नाम सत्याग्रह आश्रम भी हमने पढ़ा था, वहीं पर 75,000 भारतीयों ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक हम सरकार को शांति से नहीं बैठने देंगे। तो इसी का परिणाम था कि जब महात्मा गांधी की बातें नहीं मानी गई तो गांधी जी ने आगे की जो योजना है वो बनाई, और इसी के दौरान 75,000 भारतीय उनके आश्रम में पहुंचकर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की। 12 मार्च की हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेट है, पॉइंट है, और पढ़ा हुआ पॉइंट भी है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की। तो ऊपर वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि हजारों भारतीयों के साथ उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी, और उन्हीं अनुयायियों में से 78 जो अनुयायी हैं उनके साथ उन्होंने साबरमती आश्रम से एक यात्रा प्रारंभ की, और ये यात्रा पैदल ही उन्होंने तय करी थी, और दांडी नामक स्थान तक इस यात्रा को किया गया था। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा।
तो आपने देखा कि ऊपर हमने देखा कि ये जो यात्रा है वो 12 मार्च को स्टार्ट की गई थी और 6 अप्रैल को ये पैदल चल कर के दांडी पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में गांधी जी ने एक मुट्ठी भर नमक लिया और नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून का मतलब है कि इससे पहले बहुत लंबे समय से 150-200 सालों से एक नमक कानून चला आ रहा था जिस पे नमक पे भी कर लिया जाता था और उसी कानून को तोड़ करके और इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो ये जो नमक कानून तोड़ा गया था इसकी डेट आपको याद रखनी है, 6 अप्रैल को ये जो नमक कानून है ये तोड़ा गया, 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च को ये यात्रा प्रारंभ की गई थी और 6 अप्रैल को वहाँ पर ये पहुँचे थे। तो कुल मिलाकर ये जो यात्रा थी वो कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा इन्होंने करी थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की यात्रा से की है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से तुलना किसने करी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने करी है। जैसे साबरमती आश्रम से और दांडी तक महात्मा गांधी ने पैदल यात्रा की नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए, उसी तरह से नेपोलियन ने भी एक यात्रा करी थी और वो यात्रा कहाँ से कहाँ तक करी थी? तो एल्बा नामक स्थान से और पेरिस तक की यात्रा की गई थी। तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की ये जो दांडी यात्रा है इसकी तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से करी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या प्रभाव रहा था, कौन सी जगह क्या क्या क्रियाकलाप हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, वो भी हमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत के त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा कर नमक कानून को तोड़ा। तो जिस तरह से ऊपर हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से और दांडी तक की यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था, तो उसी का अनुकरण करते हुए दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में राजगोपालाचारी ने भी गांधी जी की तरह त्रिचन्नापल्ली से और वेदारण्य तक की यात्रा करी और नमक कानून को तोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गांधी जी ने जिस रास्ते को अपनाया था उनके अनुयायियों ने भी उसी रास्ते को अपना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि पूर्वी भारत चटगांव में शिक्षक सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के माध्यम से 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और उसके बाद में लोगों में बहुत उत्साह जागृत हुआ और इसी उत्साह के परिणाम स्वरूप पूर्वी भारत की हम बात करते हैं। ऊपर हमने देखा था दक्षिणी भारत की वो घटना थी, त्रिचन्नापल्ली से जो यात्रा की गई थी, और पूर्वी भारत में जो नेतृत्व किया था आंदोलन का वो किसने किया था? शिक्षक सूर्य सेन ने। और वहाँ पर जो शस्त्रागार था, वहाँ पर जो शस्त्र रखे हुए थे, उस भंडार को इन्होंने लूट करके अपने अधिकार में ले लिया था। तो किसकी सहायता से इन्होंने इसको लूटा था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सहयोग से। और तारीख की हम बात करें तो कब इस कारखाने पर, इस शस्त्रागार पर अधिकार किया गया था? 18 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि सारण, मुंगेर, भागलपुर में चौकीदारी कर रोको आंदोलन चला गया। तो उस समय एक आंदोलन लिया जाता था चौकीदारी कर। उस चौकीदारी कर को समाप्त करने के लिए भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ चौकीदारी कर रोको आंदोलन चलाया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि चौकीदारी कर रोको आंदोलन कहाँ पर चलाया गया? तो सारण, मुंगेर और भागलपुर। तो ये प्रमुख स्थान हैं, इनको भी आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख स्थलों में इसको आपको शामिल करना है। पीछे हमने चटगांव पढ़ा था, उसको भी शामिल करना है। सारण, मुंगेर, भागलपुर को भी आपको शामिल करना है। त्रिचन्नापल्ली आदि को भी आपको शामिल करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि नागालैंड में 13 वर्षीय नागा महिला रानी गाड़ीनेलु ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये जो हमारा पॉइंट है यही है कि विभिन्न क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या क्या प्रभाव रहा, कौन कौन से व्यक्ति ने किस क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया। तो नागालैंड की हम बात करें तो नागालैंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक 13 वर्षीय नागा महिला थी जिसका नाम था रानी गाड़ीनेलु। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया।
और इनके नाम के आगे जो रानी शब्द लग रहा है, तो ये जो रानी की उपाधि है वो नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। तो इन्हें इसी आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, और इनको जब रिहा किया गया तो आज़ादी के बाद इनको नेहरू जी ने रिहा किया था। रिहा करने के बाद में नेहरू जी के द्वारा इनको रानी की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि गुजरात के धरासना नामक स्थान पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को नमक कारखाने पर सत्याग्रह किया गया। तो गांधी जी के इतिहास की हम बात करते हैं तो धरासना कांड भी बहुत प्रसिद्ध कांड इनके जीवन काल में माना जाता है। तो धरासना कांड इसको इसीलिए कहते हैं कि ये धरासना नामक स्थान पर जो नमक का कारखाना था वहाँ पर ये जो घटना है वो घटित हुई थी। तो धरासना कहाँ था? गुजरात। तो वहाँ पर जो नमक का कारखाना था वहाँ पर सत्याग्रह किया गया। कब किया गया था? 21 मई 1930 को। और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सरोजनी नायडू के नेतृत्व में ये सत्याग्रह किया था। तो इसी सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप पुलिस ने इन सत्याग्रहियों पर निर्मम तरीके से लाठियाँ बरसाई, यानी भयंकर तरीके से इनको मारा पीटा गया, लाठियाँ बरसाई गई। और इसी घटना से संबंधित एक कथन है जो आपको याद रखना है कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो ये जो वाक्यांश है, ये जो वाक्य वो किसने कहा था? तो अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर ने कहा था। तो इसको भी आप मोस्ट वाले पॉइंट में आपको रखना है कि धरासना कांड के बारे में वेब मिलर ने कौन सा कथन कहा था कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। या फिर कथन भी पूछ सकता है कि धरासना कांड की निर्ममता को देख करके, भयंकरता को देख करके ये वाक्य किसने कहा कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो किसने कहा था? तो अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर ने ये वाक्य कहा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अलग अलग क्षेत्रों में मैंने आपको बताया था, और यही इस पॉइंट का महत्वपूर्ण बिंदु है कि कौन से क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, क्या क्या गतिविधि हुई और किसने इसका नेतृत्व किया था। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की हम बात करें तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो हमें नाम याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार ने। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में गांधी जी को मलंग बाबा, नग्न बाबा कह करके पुकारा गया। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कई क्षेत्रों में गांधी जी को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया, पुकारा गया था। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के जो लोग हैं वो गांधी जी की जो पोशाक है, गांधी जी का जो रहन सहन है, गांधी जी की जो क्रियाकलाप है, दिनचर्या है, उसको देख करके उन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? मलंग बाबा कहा था, जिसका अर्थ होता है नग्न बाबा। मुंबई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है वो जमना लाल बजाज, यूसुफ मेहर अली, S.K. पाटिल आदि ने किया था। तो मुंबई की हम बात करें तो मुंबई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किस किस ने किया था? तो प्रमुख नेतृत्व करता थे जमना लाल बजाज, और इनके सहयोगी थे यूसुफ मेहर अली और S.K. पाटिल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जून 1930 में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही जून 1930 में ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेजी शासन था, उन्होंने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसके बाद भी कई बार इन्होंने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की बात करें तो आपको यही तारीख याद रखनी है, जून 1930 में नेहरू व गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया? तो जेल संबंधी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो आपको याद रखना है यरवदा जेल में। गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का जो नेतृत्व है अब्बास तैयब जी ने किया था। यहाँ से यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेहरू और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, उनको यरवदा जेल में डालने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, जब हमने वीडियो की शुरुआत करी थी,
कि गांधी जी ने अपने यंग इंडिया के माध्यम से तत्कालीन जो वायसराय थे इरविन, उसके सामने 11 सूत्री मांगे रखी थी और इरविन ने इन 11 सूत्री मांगों को मानने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में हर क्षेत्र में अलग अलग रूपों में सक्रिय हुआ था। तो इसी के बाद में जब ये आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, उसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही है, गांधी इरविन समझौता। तेज बहादुर सप्रू और हिंदू महासभा के प्रयासों से गांधी जी व इरविन के बीच में एक समझौता हुआ और ये समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा दी। तो सरोजनी नायडू जो क्रांतिकारी थी, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिसने सक्रिय योगदान दिया था, तो जब गांधी जी और इरविन के बीच ये समझौता हुआ, मुलाकात हुई, तो सरोजनी नायडू ने दोनों ही व्यक्तियों को महात्मा कहकर के पुकारा और कहा कि ये दो महात्माओं के मिलन का अवसर है। तो इन्होंने यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं के मिलन की संज्ञा किसने दी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने। गांधी जी और इरविन के बीच कुल 8 बैठकें हुई थी। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अन्य नाम से भी इसको पूछा जा सकता है कि गांधी इरविन समझौते का अन्य नाम क्या था? तो हमारा आंसर होना चाहिए दिल्ली पैक्ट। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया कि, तो पहले तो हमने देखा था कि 11 सूत्री मांगों को इरविन ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन समझौते के दौरान दोनों के बीच में कुछ बातों पर सहमति बनी। तो कुछ बातें जो इरविन ने स्वीकार करी वो हम देखते हैं और कुछ बातें कांग्रेस ने इरविन की स्वीकार करी। तो दोनों ही बातें हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। तो देखते हैं कि इरविन ने कौन कौन सी बातों को स्वीकार किया था। तो पहली जो बात इरविन ने स्वीकार करी थी वो यही थी कि हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने उनके सामने ये बात रखी कि जो भी क्रांतिकारी हैं, जो भी आंदोलनकारी हैं, उनको रिहा किया जाए। तो इरविन ने कहा कि हिंसा के जो आरोपी हैं उनको तो रिहा नहीं किया जाएगा और बाकी सभी जो राजनीतिक जो बंदी है उनको हम रिहा कर देंगे। दूसरी जो बात जो इरविन ने स्वीकार करी वो थी कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा। भारतीय शराब व विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। चौथी जो बात इरविन ने स्वीकार करी वो है कि आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। तो आंदोलन के दौरान बहुत सारे जो भारतीयों ने जो अपना जो पद था उससे त्याग पत्र दे दिया था, अपनी जो उपाधियां वो लौटा दी थी। तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि आंदोलन के दौरान जो भी त्याग पत्र दिए गए थे उन सभी को पुनः उन्हीं पदों पर बहाल कर दिया जाएगा। और अन्य बात जो उन्होंने स्वीकार करी वो थी कि आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति भी वापस कर दी जाएगी। तो इस तरह से गांधी इरविन समझौते में जो इरविन ने जो बातें स्वीकार करी वो ये है। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार करी। तो समझौता ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति बातों को स्वीकार करे, दोनों ने ही दोनों की जो बातें हैं उनको स्वीकार किया था। तो गांधी जी ने किन किन बातों को स्वीकार किया? तो पहली जो बात थी वो ये थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। और मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि 11 सूत्री मांगे नहीं मानने की वजह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और उसके बाद में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रभाव है बढ़ता गया तो दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो सबसे पहला जो सहमति बनी वो यही थी कि गांधी जी ने ये स्वीकार किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाएगा। दूसरा है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इससे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो चुका था। तो इरविन ने गांधी जी के सामने ये शर्त रखी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस को शामिल होना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो तभी समझ में आएंगे जब ये पॉइंट आपको याद रहेंगे कि ये बातें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने स्वीकार करी थी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्तुओं की जो होलियां जलाई गई थी, जो बहिष्कार किया गया था, और वो नहीं किया जाएगा। और लास्ट जो बात थी जो गांधी जी ने स्वीकार करी कि गांधी जी पुलिस की ज़्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। तो जो भी पुलिस ज़्यादती करती थी, लाठीचार्ज करती थी, उनके खिलाफ भी गांधी जी की इच्छा थी कि इनकी जांच की जाए।
तो ये भी सहमति बनी कि जो भी जांच के लिए गांधी जी अड़िग थे, उस अड़िगता को छोड़ करके और अपने कार्य में लग जाएंगे और इन मांगों को वो छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ मांगे गांधी जी ने मानी और समझौते के दौरान कुछ बातें इरविन को माननी पड़ी थी। दोनों ही मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि इरविन ने गांधी जी के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर मैंने अगला जो पॉइंट लिया है वो यही है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और ये कहाँ पर हुआ था? ये लंदन में हुआ था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये जो गोलमेज सम्मेलन है वो चला था। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। मैंने लिख भी दिया है कि जो समझौता हुआ था उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो कांग्रेस है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। तो इसी के मद्देनज़र कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारत की बात करें तो भारत के कुल 111 सदस्यों ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। संख्या आपको याद रखनी है। कांग्रेस की ओर से नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पर बहुत सारे नेतृत्व करता है अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग चीज़ों के, वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने नेतृत्व किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा गांधी जी ने। दूसरा है महिला प्रतिनिधि के रूप में कौन गई थी? सरोजनी नायडू। और दलित प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर कौन गए थे? भीमराव अंबेडकर। तो तीनों ही नेतृत्वकर्ताओं का आपको याद रखना है। प्रश्न बन सकता है कि दलित प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन पहुँचे थे? तो B.R. अम्बेडकर। महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू और कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी। और बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। जो हम राजस्थान का जो इतिहास है उसके दौरान इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा चर्चिल ने। यहाँ से भी एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब गांधी जी गए थे तो यहाँ भी एक व्यक्ति के द्वारा एक वाक्यांश कहा गया था और प्रसिद्ध ये वाक्यांश है कि अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का जो दृश्य है अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अर्धनंगे फकीर यहाँ पर महात्मा गांधी जी को कहा गया है कि जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो आप इनकी तस्वीर को देखेंगे तो केवल इनके शरीर पर एक धोती थी। तो वहाँ पर जो फ्रैंक मोरिस था, तो फ्रैंक मोरिस ने ये वाक्य कहा था कि अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री सूट बूट में थे। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहाँ होता? सेंट जेम्स पैलेस। तो सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ने का जो दृश्य है वो अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। तो ये वाक्यांश किसके बारे में कहा गया था? तो गांधी जी के बारे में कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? तो आपको याद रखना है फ्रैंक मोरिस के द्वारा कहा गया था। सांप्रदायिकता के कारण यह जो सम्मेलन है वो असफल रहा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो बहुत दिनों तक ये सम्मेलन चला, लेकिन सांप्रदायिकता की यहाँ पर चर्चा होने की वजह से अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं उनमें आपसी सहमति नहीं बनने के कारण ये जो सम्मेलन है वो असफल रहा। और 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो गांधी इरविन समझौते में गांधी जी ने ये बात स्वीकार करी थी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको स्थगित कर दिया जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल होगी। तो उसी के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस वहाँ पर शामिल होती है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी वहाँ पर शामिल होते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के कारण ये जो गोलमेज सम्मेलन असफल होता है। और उसी के बावजूद, उसी के परिणाम स्वरूप 3 जनवरी 1932 को गांधी जी पुनः भारत लौट करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस प्रारंभ कर देते हैं। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चले तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस प्रारंभ होने की वजह से तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से और 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया? तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांठ की घोषणा की,
जिसके अंतर्गत भारत में विभिन्न संप्रदायों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ऊपर हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का कारण पढ़ा था कि सांप्रदायिकता के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया था, असफल हो गया था, फेल हो गया था। तो उसी को ध्यान में रख कर के तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, जिनका नाम रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किसने करी थी। तो आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कब करी थी? 6 अगस्त 1932 को। और इसके अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई थी? तो भारत में जो विभिन्न संप्रदाय थे जो पृथक प्रतिनिधित्व चाहते थे, तो उनको पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का जो कारण है, उसी को ब्रिटिश जो शासन है उसने अपना हथियार बनाया और इसी को वहाँ पर घोषणा के रूप में, सांप्रदायिक पंचांग घोषणा के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ही गांधी जी ने आमरण अनशन की घोषणा की और इस दिन को उपवास व प्रार्थना दिवस घोषित किया गया। तो जब गांधी जी को पता चला सांप्रदायिक पंचांग घोषणा का, तो उन्होंने इस सांप्रदायिक पंचांग घोषणा के विरोध में यरवदा जेल में ही आमरण अनशन की घोषणा की और आमरण अनशन पर बैठ गए। और 20 सितंबर 1932 को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो उपवास व प्रार्थना दिवस के रूप में इस दिन को घोषित किया गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि बाकी के जो घटनाक्रम है कि सांप्रदायिक पंचांग घोषणा के बाद में क्या क्या चीज़ें हुई और आज़ादी तक महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो उसके तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ही शॉर्ट और अच्छे नोट्स में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और वीडियो ज़्यादा बढ़ाने का जो मेरा प्रयास रहता है वो यही रहता है कि छोटे से छोटा वीडियो बने, ताकि आप कम समय में, और परीक्षा नज़दीक होने की वजह से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। फालतू की बातें भी मैं आपसे नहीं करता, केवल विषय से संबंधित बातें वीडियो में करता हूँ। तो आज का कंटेंट आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।